शांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है गाउस के नियमों के अनुप्रयोग। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक आएंगे जिनके बारे में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे परिमित लंबाई के तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए, या फिर एक बंद पृष्ठ लेंगे उस पर आपको निकालना होगा। तो ये स्टार्ट करें, सबसे पहले हम इसमें एक बात करते हैं। सबसे पहले हम एक अल्पांश लेकर बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे वाले प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक अनंत लंबाई का तार है। तार मान लो, या कोई भी रेखीय तार, कोई भी पोजीशन मान लो, रेखीय आवेश मान लो। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका एक अल्पांश लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, जो कि है आपका ए से बी तक कोई अल्पांश है। यहाँ पर एक हम दूसरा कोई छोटा अल्पांश लेते हैं, ये है आपका A2 है और ये आपका A1 है। ठीक है, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 चार्ज, इस पर सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ से इसके ओरिजिन से जो इसका ओ ओरिजिन है, ये ओ मान लो, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पर एक पी डो आपका बिंदु है जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो यहाँ से ओ से इस पी के बीच की दूरी है वो आपकी क्या है, आर है। ठीक है, अब ए से हम क्या करते हैं, इस पर हम इसको थीटा में बैठते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो बीच जो एंगल है वो आपका क्या है, अल्फा, अल्फा है। और यहाँ से इसका जो एंगल है वो भी क्या है, आपका अल्फा है। ठीक है, और ये इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो हम इसको ऐसे थोड़ा लिख देते हैं, डायग्राम को ऐसा कर देते हैं। तो ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अल्फा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अल्फा हो जाएगा। अब मैंने आपको पिछली वाली एग्जाम जो आपने टॉपिक बताया था कि जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ हम जब उसको कोऑर्डिनेट लेते हैं, हम थीटा के कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो क्या करते हैं, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो जो थीटा के साथ में है उसको हम क्या करेंगे, वो हो जाएगा आपका ये यहाँ पे ई है, तो ये आ जाएगा आपका ई टी, सॉरी डी ई कॉस थीटा। इसको अपन एक दूसरा लिख दो यहाँ पर, डी ई, डी ई कॉस थीटा। और इसके जो अपोजिट में होता है उसको क्या लिखोगे आप, डी ई साइन थीटा। और इसका जो अपोजिट वाला होगा बच जाएगा डी ई साइन थीटा। अब देखो बच्चों कि डी ई साइन थीटा है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे। और जो ये दोनों एक ही रेखा में दोनों से एक ही है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसको थ्योरी में क्या लिखेंगे, तो थ्योरी में लिखोगे, माना कि माना कि ए बी एक अल्पांश एक अत्यंत रेखीय आवेश का एक घटक, एक भाग है। ये जो ए बी है जो आपको दिख रहा है वो क्या है, एक रेखीय जो आवेश है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट है। इसकी लंबाई एकांक पर, इसकी लंबाई एकांक पर, इसका जो एकांक की जो इसकी लंबाई है उसकी एकांक पर उसका जो आवेश है वहां पर उसका मान क्या है, आपका ठीक, आपका ठीक ये है, लेमडा है। ठीक है, इस अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पी पर, किसी बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, ये जो बिंदु है ये क्या है, आपका पी बिंदु है। इस पर आपको क्या निकालना है, आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो माना माना कि उस बिंदु को, अब मानते हैं कि जो इस बिंदु की जो जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है वो आपकी क्या है, आर है। यानी ओपी से जो दूरी है, ओपी उसका वैल्यू कितनी है, आपकी आर है। बिंदु ओ से समान दूरी पर स्थित दो अल्पांश लेते हैं, हम बिंदु दो है वहां से दो अल्पांश लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ए और बी जो अल्पांश है, यहाँ से ओ है ना, उससे यहाँ भी हमने एक अल्पांश लेते हैं, समान दूरी पर अल्पांश लेते हैं, तो ये आपका ए1 है। और ये जो दूसरा वाला है वो आपका क्या है, ए2 है। अल्पांश लेते हैं, इसके कारण बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दिखाई देता है। इसके कारण क्या होता है, इन दोनों अल्पांश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई देता है। बिंदु, अब देखो बिंदु पी से यहाँ जो है बिंदु पी, पी ए वन और ए टू समान दूरी पर होने के कारण एक दूसरे को क्या कहते हैं, समान को निश्चित कर देते हैं। यानी कि दो दोनों एक दूसरे से इनकी जो दूरी है वो समान है, तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि पी के लिए इसकी वैल्यू भी समान हो जाएगी और पी के लिए इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी में ऐड करना है। अब हम इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है, ये तो आपके थ्योरी का पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिक्स में क्या क्या लिखेंगे, तो ये स्टार्ट करते हैं। अब हम उस रेखीय जो था ना हमारे पास, उसको हम सिलेंड्रिकल मान लेते हैं, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल निकालने पर हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें ईजी हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये आपका वो था अल्फांस, तो वो आपका क्षेत्रफल अल्फांस था। ठीक है, इस पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था ना, तो पॉजिटिव चार्ज कर लो। और यहाँ से जो इसकी जो है वो है, यहाँ तक था वो। तो इसके चारों ओर हमें क्या करते हैं, बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं, क्योंकि हमने गाउस के नियम में पढ़ा था कि वहाँ वो किस पर काम करता है, आपका बंद पर काम करता है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, तीन भागों में इसको क्या करते हैं, ये तीसरा भाग ये रहा, फर्स्ट टू सेकंड हो गया ना। तो उसको आप क्या करते हो, हेक्स का चारों तरफ बेलन का प्रश्न मान लो। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा ds हो जाएगा, ये आपका de है, ये वापस ds है, और यहाँ पे आ जाएगा e आ जाएगा, ds आ जाएगा, ये वापस वही है ds और ये ds। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, और कुछ इसमें नहीं है। इसकी जो लंबाई मान लेते हैं वो हम l मान लेते हैं, ये जो आपका तार था उसकी लंबाई l है ना, तो इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं, लंबाई l है। तो हम क्या जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स लॉ, यानी हम जानते हैं गाउस के नियम से,
गाउस के नियम से, गाउस के अनुसार क्या होता है गाउस का नियम? गाउस का नियम होता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन ds के बराबर होता है। अब हमने इसको 3 भागों में तोड़ दिया, तो उसको हम 3 भागों में तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स, क्या आ जाएगा फाई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, इसको आप सरफेस दे दो S1 दे दो, इसको S2 दे दो और इसको S3 दे दो, ठीक है। ऊपर वाले को S1, नीचे वाले को S2 और नीचे नीचे उसको क्या हो जाएगा यहाँ पे S3 दे दोगे, तो ये आ जाएगा आपका S1 हो जाएगा E ES cos थीटा, दूसरा आ जाएगा ED cos थीटा, ये आ जाएगा आपका S3 आ जाएगा EDS cos थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक टर्म होती है कि इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका, इसके और इसके बीच में देखो ये तो इस तरफ है आपका ds, तो इस तरफ है, इस तरफ है, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, मतलब S2 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, इसके लिए कितनी डिग्री है आपकी, इसके लिए 90 डिग्री है। इसमें देखो ये भी इसी दिशा में है, दूसरा वाला भी इसी दिशा में है, दोनों के एक दिशा में, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री आप वैल्यू रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप लिखो वैल्यू रखते हैं तो सबसे पहले आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास फाई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन से पड़ा है आपके पास कॉस, कॉस में कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 प्लस ये आ जाएगा 2 वाला S2 EDS कॉस कॉस 90, सॉरी आपका जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो है, S2 के लिए कितनी है थीटा की वैल्यू 0 है, और ये S3 के लिए क्या आ जाएगा वापस वही टर्म है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो बाकी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, आपके पास ये टर्म रह जाएगी, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी कितनी हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, तो आपके फाई क्या आ जाएगा आपके पास, फाई आ जाएगा इंटीग्रेशन D2 आ जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब जो जो वैल्यू कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो, तो बाहर निकालने पर क्या आ जाएगा, फाई बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये बाहर कॉमन आ गया आपके बाहर, ये इंटीग्रेशन पड़ा ऐसा कैसा, ये आ जाएगा और ये ds आ जाएगा। अब बच्चों ये जो ds है वो क्या इसकी दूरी है ना, तो ये क्या होता है वृत्त का, सॉरी जो आपका क्या बेलन है, बेलन का क्या होता है वक्र क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर, 2 पाई आर एल होता है, कितना होता है 2 पाई आर एल होता है, तो मतलब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2 पाई आर एल हो जाएगी। तो रखो यहाँ पे क्या, तो 5 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 5 बराबर आपके पास आ जाएगा ई बाहर कॉमन पड़ा है आपका, और ये आ जाएगा 2 पाई आर एल आ जाएगा ना। इसको आप इक्वेशन दे दो, फर्स्ट दे दो, इसको एक बार डब्बे में बंद कर दो आप टेस्ट, ठीक है, डब्बे में, क्योंकि आपको याद रहेगी इक्वेशन। फिर आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने गाउस का नियम में पढ़ा था कि जो उसमें कितना क्षेत्र होना चाहिए, वो उसमें जो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं गाउस के नियम से, गाउस का दूसरा नियम मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में, तो जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है ई अपॉन, सॉरी आपका क्यों है, ई भी बोल सकते हो, तो क्यों अपॉन एक्स पाई नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास हो जाएगी। अब देखो आप क्या लगाते हो, इसमें मैंने क्या बताया था आपको मैंने बताया था रेखीय बताया था ना मैंने आपको, तो मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि रेखीय रेखीय आवेश वितरण कैसे है, ये तो फर्स्ट था, दूसरा लिखोगे रेखीय आवेश वितरण वितरण के वितरण से क्या होता है रेखीय आवेश वितरण, क्या होता है बच्चों, क्यू बराबर क्या लेमडा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन आई होता है, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या आपका क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा लेमडा एल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 5 बराबर आपको आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 5 बराबर हो जाएगी लेमडा एल अपॉन एक्स वाई एल नॉट, इसको आप इक्वेशन दे दोगे सेकेंड, ठीक है। अब आपके पास दोनों इक्वेशन लिख दो, तो 5 बराबर आपके पास इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, ई बार कौन बार था 2 पाई आर एल, इक्वेशन फर्स्ट थी ये, दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आई थी एल अपॉन एक्स पाई नोट, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आई थी, तो दोनों 5 की वैल्यू है, तो दोनों हम क्या करेंगे दोनों कंपेरिजन कर देंगे, तो कंपेरिजन हमें क्या हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से कंपेरिजन करते हैं, हम ए और बी में कंपेरिजन करते हैं, तो हमें क्या होता है ई बराबर ई ई 2 पाई आर एल इक्वल टू पाई सॉरी लेमडा एल अपॉन, तो जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये कट रहा है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी ई बराबर क्या आ जाएगी आपके पास लेमडा अपॉन 4 पाई एक्सपाइनल नॉट आर, ठीक है। तो ये आपकी आ गई एक परिमित रेखा के लिए आ जाएगी, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उसको इक्वेशन दे दो आप 4 दे दो, इक्वेशन 5 दे दो, इक्वेशन 4 हम यहाँ से निकालेंगे, तो आप जो ई हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, और एक आ जाएगा ई बराबर क्या आ जाएगा समानुपाती किसके हो जाएगा आपका लेमडा के समानुपाती हो जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं इससे, आपको समझ में आए क्या कहना चाह रहा है, इसमें कहना चाह रहा है देखो डायग्राम से समझो आप, डायग्राम से ये आपको कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे
इस ओरिजिन से इसकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता रहेगा, क्योंकि ई बराबर क्या है 1/r है, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। दूसरी बात कर रहा है कि ई समानुपाती लैम्डा, मतलब हम जितना उस पर आवेश लगाएंगे उतना ही उस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मतलब जितना हम आवेश लगाएंगे उतना ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। और जितनी आवेश से दूरी बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसका जो इंटेंसिटी होती है, जो आपकी तीव्रता होती है, वो क्या होती है, कम होती रहती है। ठीक है, अब इसके बीच में आप ग्राफ भी पोर्टल करते हो, तो ग्राफ में पोर्टल करोगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास, किसके बीच में बना रहे हो आप, ई और आर के बीच में बना रहे हो। तो जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे आर कम होता रहेगा, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई कम होता रहेगा। और दूसरा हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, आपका लेमडा और ई के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे लेमडा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता हो जाएगी वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये बच्चों समझ में आ गया, जैसे जैसे उसकी ओरिजिन से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा, और जैसे जैसे हम उस पर जितना आवेश को क्या करेंगे, वितरित करेंगे, उतने ही उसमें क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया, एक बार वापस देख लें वीडियो, समझ में आ जाएगा आपको। धन्यवाद।